गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं चौधरी मोटाराम मील मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एनआरडी निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। टॉपिक आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भारतीयों की भूमिका। जो हमारी लास्ट 2 क्लासें थी उसमें हमने राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और पंडिता रमाबाई सरस्वती के बारे में चर्चा की थी। राजा राम मोहन राय, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले और पंडिता रमाबाई सरस्वती। और जो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खान के बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खान। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। कहा जाता है कि भारत में जो 29वीं शताब्दी थी वो नव जागरण का काल उसे माना जाता है। जो 29वीं शताब्दी है उसे भारत में नव जागरण काल कहा जाता है। उस समय क्या था कि जो भारतीय समाज है उसमें विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक थे जो समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं और जो अंधविश्वास है उसका समापन कर रहे थे। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं वो भी उनमें से एक थे। वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं वो भारत की जो परंपरा है उसका पाश्चात्य विज्ञान के साथ सामंजस्य बिठाएं और जो पाश्चात्य ज्ञान है उसको ग्रहण करें। वो जो भारत के लोग हैं उनसे यही बात बोलते थे कि उन्हें भारत की परंपराओं का अनुकरण करते हुए पाश्चात्य ज्ञान की जो अच्छी बातें हैं वो उन्हें सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं इनकी आरंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। आरंभिक जीवन और शिक्षा। अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उनका जन्म 1820 में हुआ था। जन्म 1820 में। तो कहते हैं कि जो इनकी आरंभिक जो शिक्षा थी, जो प्राथमिक इनका शिक्षा थी वो गांव के ही विद्यालय में हुई। फिर जब ये 8 वर्ष के हुए तो इन्हें कोलकाता आ गए। ये 8 वर्ष के जब हुए थे, 8 वर्ष के, तो वहाँ पर जो बंगाली स्कूल है उसमें उन्होंने दाखिला ले लिया और जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने की जो योग्यता है उसकी योग्यता उन्होंने वहीं बंगाली के जो स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पर उन्होंने प्राप्त की। फिर उन्हें जून 1829 में जो संस्कृत महाविद्यालय है उसमें दाखिला मिल गया। संस्कृत महाविद्यालय। अब हम बात करते हैं शिक्षक जीवन और संघर्ष के बारे में। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का शिक्षक और उसका जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष। शिक्षक जीवन एवं संघर्ष। अब कहते हैं कि जब ये संस्कृत जो महाविद्यालय है उसमें जब इनका दाखिला हो गया तो उस समय क्या थी, टोल प्रणाली से जो अध्ययन है वो कराया जाता था। टोल प्रणाली से।
अब जो टोल प्रणाली है उसमें क्या होता था कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही चटाई पर बैठते थे और जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता था। तो उस समय कहते हैं कि जो छपी हुई जो पुस्तकें हैं वो नहीं होती थी, और उस समय जो ये संस्कृत जो महाविद्यालय है उसमें केवल जो शुद्ध या जो जैसे वैश्य और जो ब्राह्मण परिवार से जो लोग बिलोंग करते थे, जो बच्चे बिलोंग करते थे, उनको ही एडमिशन दिया जाता था। और यहाँ पर अंग्रेजी जो शिक्षा है वो पढ़ाई जाती थी, और साथ में जो अंग्रेजी शिक्षा है या जो अंग्रेजी जो विषय था वो कोई अनिवार्य विषय ना होकर सर्वैच्छिक विषय था, वो अपनी इच्छा के अनुसार लिया जा सकता था। और जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है उन्होंने अंग्रेजी जो साहित्य है या अंग्रेजी जो विषय उसका अध्ययन किया था। ठीक है, अब जो इनका जीवन संघर्ष था उसमें ये बोला गया कि जब 1841 से लेकर 1851 तक 1841 से 1851 तक, तो कहते हैं कि जो ये 10 वर्ष थे तब इन्होंने कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज और संस्कृत महाविद्यालय या संस्कृत कॉलेज, यहाँ पर इन दोनों कॉलेज में इन्होंने कार्य किया। और इस कार्य के जब ये इन दोनों कॉलेज में काम कर रहे थे तो उन्होंने जो अध्यापन कला है, जो पढ़ने पढ़ाने की जो विधि है वो, और जो वहाँ की जो व्यवस्था थी उसमें, जो वहाँ की जो कॉलेज की जो व्यवस्था थी उसमें कई प्रकार के परिवर्तन किए। उन्होंने क्या किया कि जो विषय है उनका पुनर्विभाजन किया गया, पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। फिर जो शिक्षक है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की जो उपस्थिति है उसको अनिवार्य बनाया गया। एक तो उन्होंने विषयों का विभाजन किया। दूसरा, पाठ्यक्रम में बदलाव किया, पाठ्यक्रम में बदलाव, और शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी की नियमित उपस्थिति आदि पर जोर दिया। ठीक है, ये हो गए इनके ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं उनके शिक्षक जीवन और संघर्ष के बारे में। फिर कहते हैं कि जो इन्होंने जो कार्य किया था, कि जो पाठ्यक्रम में बदलाव किया था या फिर विषयों का पुनर्विभाजन किया, तो उसके कारण कई लोगों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये तो बात हुई ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। आगे हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान। अब जो अहमद खान है उनका जो जन्म है वो 17 अक्टूबर 1817 में हुआ। जो जन्म है इनका 17 अक्टूबर 1817 में हुआ। कहते हैं कि जो अहमद खान के जो पूर्वज थे वो मुगल बादशाह में जो उनका जो स्थान था, मुगल बादशाह के दरबार में जो उनका स्थान था बहुत ही प्रतिष्ठित स्थान था। कि जो इनके पूर्वज थे वो मुगल बादशाह के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान था, प्रतिष्ठित स्थान जो इनके पूर्वज थे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जब ये 22 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई तो जो इनके पिता है उनका देहांत हो गया। जब ये 22 वर्ष के थे तो जब इनके पिता का देहांत हो गया तो इन्हें आर्थिक जो कठिनाई है उसका सामना करना पड़ा। तो कहते हैं कि इस उम्र में 22 वर्ष की उम्र तक जब जो भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी तो इसी शिक्षा के साथ ही उन्हें जो आजीविका कमाने या नौकरी संबंधी कार्य उन्हें करने पड़े, क्योंकि उनके घर की जो स्थिति आर्थिक स्थिति थी वो सही नहीं थी। तो फिर इन्होंने 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में
1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क का जो क्लर्क है उसका कार्य प्रारंभ किया। फिर उन्होंने बहुत ही प्रयास किया। फिर 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश की उपाधि हासिल की। उप न्यायाधीश की उपाधि इन्होंने हासिल की थी। फिर कहते हैं कि फिर इस कारण जब इन्होंने ये उपाधि उप न्यायाधीश की उपाधि जब इन्होंने हासिल की तो इन्हें विभिन्न प्रकार के जो न्यायिक विभाग है वहाँ पर कार्य करने का मौका मिला। न्यायिक विभाग तो विभिन्न क्षेत्रों में न्यायिक विभाग में कार्य करने का इनको मौका मिला, तो विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से इन्होंने कार्य किया। तो अब बात करते हैं कि जो इनकी जो मृत्यु थी वो 27 मार्च 1898 में इनकी मृत्यु हुई। अब ये तो हो गया इनका जीवन परिचय के बारे में बात। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रवादी और एकतावादी विचारों के बारे में कि इनके जो राष्ट्रवादी और एकतावादी जो विचार है वो क्या थे। राष्ट्रवादी एवं एकतावादी विचार। अब कहते हैं कि जो अहमद खान थे वो अंग्रेजी जो शासन है उसके समर्थक थे और साथ ही साथ कहते हैं कि जो नौकरीशाही थी उसकी वे घोर निंदा करते थे। अंग्रेज के तो समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे और जो नौकरीशाही है की निंदा करते थे। और जो उस समय जो ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारत के साथ जो जिस प्रकार का जो दुर्व्यवहार कर रही थी उसकी भी इन्होंने घोर निंदा की थी। फिर कहते हैं कि इन्होंने एक भाषण दिया था केंद्रीय विस्थापिका सभा के अंदर। केंद्रीय विस्थापिका सभा में तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र शब्द है वो किसी एक देश के सभी निवासियों पर लागू होता है। जो राष्ट्र शब्द है किसी एक देश के निवासियों के लिए लागू होता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई मिलकर रहते हैं और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये बात उन्होंने बोली थी कि जो राष्ट्र शब्द है वो किसी भी एक देश की, जैसे भारत देश है तो उसके एक देश के सभी निवासियों के लिए लागू किया जाता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो एक साथ रहते हैं और मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं कि 1833 में इन्होंने एक बात बोली थी, वो ये
कि जो कहते हैं कि जो हम सभी जो लोग हैं, जो भारत के जो सभी लोग हैं, चाहे इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो कहते हैं कि हम भारत की जो हवा है उसमें ही सांस लेते हैं, गंगा जमुना का जल पीते हैं, और भारत की जो धरती है उससे जो अनाज उत्पन्न होता है वो हम खाते हैं। एक दूसरे कहते हैं कि जन्म मरण के समय एक दूसरे के साथ होते हैं। तो कहते हैं कि जो मुसलमानों के कई जो रीति रिवाज है जो हिंदुओं ने अपना लिए हैं, और जो मुसलमानों की कई अच्छी जो बातें हैं जो हिंदुओं ने अपना ली हैं, तो उन्होंने ये बात बोली कि इसके थ्रू वो ये कहना चाहते हैं कि जो भारत में जो सभी धर्मों के जो लोग रहते हैं उनमें सभी समानता है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो दूसरे धर्म से उसको ले लेता है। तो ये तो हो गए इनके राष्ट्रवादी और एकतावादी विचार। आगे हम बात करते हैं धार्मिक तथा सामाजिक विचार। धार्मिक तथा सामाजिक विचार। अब इनके जो धार्मिक विचार थे वो ये थे कि ये कहते थे कि जो कुरान की जो भी व्याख्या की गई है वो जो समकालीन बुद्धिवाद है उसके अकॉर्डिंग की गई है। जो कुरान की जो व्याख्या है समकालीन बुद्धिवाद के अनुसार की गई है। कहते हैं अगर कोई भी कुरान की जो व्याख्या है वो बुद्धिवाद या जो मानव की जो प्रकृति है अगर उसके विपरीत है तो वो कुरान की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो ये बात बोलते थे कि जो धर्म है वो अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि उसको परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये तो इनके थे धार्मिक विचार। अब बात करते हैं जो सामाजिक विचार। जो सामाजिक विचारों में इन्होंने ये बात बोली थी कि जो बहुविवाह होता है, मुसलमानों में जो बहुविवाह होता है कि एक विवाह से अधिक जो विवाह होने, या फिर छोटी छोटी बातों पर तलाक लिया जाता है, तो इसकी वो कहते हैं निंदा करते थे और मुसलमानों से आग्रह करते थे कि इस प्रकार की जो प्रथा है वो उसका समापन करें। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कहते हैं जो अहमद खान हैं उन्होंने ये बात देखी कि जो मुसलमान लोग हैं वो पाश्चात्य ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहते। तो कहते हैं उसके जो पीछे जो मेन रीज़न है वो एक तो ये है कि उनके मन में जो ब्रिटिश शासन है उसके प्रति कहते हैं कि अच्छा भाव नहीं है, उसके प्रति द्वेष है। और दूसरी बात ये कि जो अंधविश्वास, उसके कारण कहते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है उसको वो ग्रहण नहीं करते, आधुनिक शिक्षा जो पाश्चात्य शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए 1859 में मुरादाबाद में मदरसा खोले और उसके बाद 1863 में गाजियाबाद में इन्होंने स्कूल खोला। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ये कार्य किए। गाजियापुर में इन्होंने स्कूल खोला। फिर उन्होंने बोला कि साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की इन्होंने स्थापना की। तो कहते हैं कि ये जो भी विद्यालय के द्वारा खोले गए, जो भी मदरसे इनके द्वारा खोले गए, तो उसमें क्या आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाता था कि जो आधुनिक शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग ही इनको चलाया जाता था। फिर कहते हैं कि ये जो सैम अहमद खान हैं उन्होंने जो भी प्रयास किए, उनके प्रयास करने के बाद कई लोगों ने उनका विरोध भी किया, परंतु उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी। और जो उनकी इच्छा थी कि वो अलीगढ़ में एक महाविद्यालय स्थापित करना चाहते थे, तो इसके लिए लोगों ने बहुत उनका विरोध किया, परंतु उन्होंने किसी के भी विरोध की परवाह नहीं की। और इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जैसे धन जो इकट्ठा किए हैं उसके विभिन्न प्रकार के साधन उपयुक्त किए, और इस प्रकार उन्होंने जो कहते हैं महाविद्यालय की अलीगढ़ में नींव रखी। और इसके बाद कहते हैं कि आज जो वो महाविद्यालय है उसको आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिनकी जो नींव है वो सर सैयद अहमद खान ने रखी थी।
तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है कि जो आर्य श्रृंख प्रसार है, प्रसार में जो भारतीय की भूमिका है उसमें राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, पंडिता रमाबाई सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सर सैयद अहमद खान के बारे में बताया गया है कि इन्होंने किस प्रकार से आधुनिक श्रृंख प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया था। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।